दोस्तों, मैं हूं आदिल खान आज़ाद। आज है 23 जून 2025। आप देख रहे हैं आज़ाद बोल इंडिया पर मिडिल ईस्ट मॉर्निंग न्यूज़। इस शो में आज आपको दिखाएंगे ईरान ने अमेरिका के हमले का जवाब देने का किया ऐलान। फिर जुबान से पलटा अमेरिका, ट्रंप ने कहा ईरान में रिजीम बदलना जरूरी। अमेरिका के हमले के बाद सुप्रीम लीडर खामेनेई का आया पहला बयान, कहा इसराइल को सजा मिलना जारी रहेगी। जलती खोपड़ी का राज से भरा फोटो भी लगाया। ऑस्ट्रेलिया ने ईरान पर अमेरिका की स्ट्राइक्स की हिमायत की, लेकिन शेयर मार्केट खा गई नुकसान। रशिया, चाइना, पाकिस्तान हुए ईरान के लिए एक्टिव। यूएनएससी में सीज फायर रेजोल्यूशन किया पेश, लेकिन अमेरिका का नाम लेने से घबराए तीनों शेर। और यमन ने कर दिया ऐलान, कहा अमेरिका और इसराइल के खिलाफ हम जंग में शामिल। सवाल खैर, ईरान इसराइल जंग से जुड़ी कुछ खबरें, कुछ अपडेट्स लेकर हाजिर हूं मैं। गजा, लेबनान की भी कुछ खबरें होंगी और ये सफ़र बहुत सी खबरों तक आपको आगे ले जाएगा, लिहाजा हमारे साथ बने रहिएगा। सबसे पहले कुछ रैंडम अपडेट्स सुन लीजिए, ये मिक्स्ड होंगी, ईरान की भी होंगी, गजा की भी होंगी। ईरान ने अमेरिका के हमले का जवाब देने का ऐलान कर दिया है। डोनाल्ड ट्रंप ने भी रिजीम चेंज की धमकी दे दी है। एक दिन पहले ईरान की 3 अहम न्यूक्लियर साइट्स पर अमेरिका की एयर स्ट्राइक्स के बाद प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने अब खुलकर रिजीम चेंज की बात की है, यानी कि अमेरिका ने ईरान में हुकूमत बदलने या तख्ता पलट करने की बात करती है। ये एक बड़ा सीरियस कंसर्न है। इसके मामले में एक नई आगे जो है खबर डिटेल में भी होगी, लेकिन ट्रंप ने जो कहा है कि अगर ईरान की मौजूदा हुकूमत अपने मुल्क को दोबारा बेहतरीन नहीं बना सकती तो फिर रिजीम चेंज क्यों ना हो। दोस्तों, दुनिया इस वक्त एक बड़े इंतकामी जवाब का इंतज़ार कर रही है, क्योंकि ईरान के फॉरेन मिनिस्टर अब्बास अरागची ने अमेरिका के हमले को नाकाबिले माफ़ी करार देते हुए ये कहा है कि ईरान अपने लेजिटिमेट हक़ दिफा के तहत इस हमले का जवाब देगा, ज़रूर देगा। उधर एक अपडेट ये है कि यूनाइटेड नेशन का कहना है, और जो कहना है वो अच्छा है। उन्होंने कहा है यूनाइटेड नेशंस ने कि फॉर्दो, नतांज और इस्फहान जैसी न्यूक्लियर साइट्स जो ईरान की हैं, वहाँ हुए अमेरिका की बॉम्बिंग के बाद अब तक रेडिएशन का कोई इजाफा रिकॉर्ड नहीं हुआ है। इट मीन्स किसी भी किस्म का कोई न्यूक्लियर हादसा होने के इम्कान अभी फ़िलहाल कम है। ये एक अच्छी बात है। उधर यूनाइटेड स्टेट्स की कांग्रेस, यानी या यूं कह लें कि अमेरिका की पार्लियामेंट भी डोनाल्ड ट्रंप के एक्शन पर नाराज़ है। दुनिया में बहुत से मुल्क नाराज़ भी हैं। वाशिंगटन में ट्रंप के फैसले पर सवालात उठ रहे हैं, खुद अपने ही मुल्क में। सीनेट के डेमोक्रेटिक व्हिप डिक डर्बिन ने कहा है कि ये एयर स्ट्राइक्स बिना कांग्रेस की मंजूरी के की गई। ये अमेरिका को एक नए मिडिल ईस्ट वॉर के किनारे ला चुकी हैं। हम लोग बहुत मुश्किल में हैं। अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक जंग का फैसला सिर्फ कांग्रेस कर सकती है, लेकिन ट्रंप ने अपने इख्तियारात का इस्तेमाल, या यूं कहें कि नाजायज़ इस्तेमाल करके ईरान पर हमला बोल दिया, और ये काबिल तस्लीम नहीं है। इधर गजा से जुड़ी एक अपडेट ये है कि गजा में भी इसराइल के जुल्म और सितम जारी हैं। गजा से 1 या 2 खबरें कल से ही आई हैं, बस इससे ज़्यादा नहीं आई हैं। 1-2 अपडेट्स आई हैं। वहाँ इंटरनेट बंद है, टोटली ब्लैकआउट। इसराइल ने गजा के अल-बुराक कैंप पर भी हमला किया है। खान यूनिस के पास डिस्प्लेस्ड पैलेस्टीनियंस या बेघर फ़लस्तीनियों के टेंट्स को बम से उड़ा दिया गया है। अल जज़ीरा की तस्दीक शुदा वीडियो में एक गहरा गड्ढा, लोगों को मिट्टी के नीचे से, जो गहरा गड्ढा दिखाई दे रहा है, वहाँ पर लोगों को मिट्टी के नीचे से ज़ख्मियों को निकालते हुए देखा गया है। हालात बहुत ख़राब है। कुछ तस्वीरें आई हैं जो नहीं दिखा सकते, लेकिन सिर्फ तस्वीरें आई हैं। उनके साथ खबरें पूरी और जो और जगह हैं वहाँ नहीं आई हैं। पता नहीं चल रहा है कि गजा में हो क्या रहा है। बस 1, 2, 3 मकामात की कुछ तस्वीरें और छोटी सी अपडेट्स हैं। तफसील से खबरों का सिलसिला आगे बढ़ाते हैं। अमेरिका के वादों और बातों पर कोई एतबार नहीं है। सुबह कुछ कहते हैं, शाम के 8 बजे के बाद माहौल बदल जाता है, उधर टाइट हो जाता है, फिर कुछ और बातें आने लगती हैं। कल तक कह रहे थे कि ईरान पर अमेरिका का हमला रिजीम चेंज के लिए नहीं है, लेकिन आज डोनाल्ड ट्रंप खुद कह रहे हैं अगर ईरान की हुकूमत ने हमारी बात ना मानी तो फिर रिजीम बदलनी पड़ेगी। यानी अमेरिका को ऐसी रिजीम, ऐसी हुकूमत चाहिए जिसका पट्टा उसके हाथ में हो। ये बात साफ है, अमेरिका को ईरान में एक पालतू हुकूमत चाहिए जो उसके इशारों पे नाचे ताता-थैया करे, जैसे बाकी उस रीजन में कर रहे हैं। अमेरिका के अफसरान कह रहे हैं कि मिशन सिर्फ ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम तक महदूद है, लेकिन उनके बाद जो ट्रंप बोलते हैं तो उन सारे अफसरान के मुंह पे कालिक पुट जाती है।
चाहे पीट हेग्सेथ हों, चाहे मार्को रूबियो हों, कल तक कह रहे थे रिजीम चेंज हमारा मकसद नहीं है। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप बाद में ट्वीट कर देते हैं और सारा बयान बदल जाता है। इतवार की रात को डोनाल्ड ट्रंप ने अब से कुछ घंटे पहले सोशल मीडिया पर लिखा कि अगर मौजूदा ईरानी हुकूमत ईरान को फिर से महान यानी ग्रेट नहीं बना सकती तो रिजीम चेंज क्यों ना हो। लिखते हैं मेक ईरान ग्रेट अगेन, मीका जैसे मागा है, मेक अमेरिका ग्रेट अगेन, वैसे ईरान को भी ग्रेट बनाने चले हैं। ये डेमोक्रेसी लाने के लिए आए थे लीबिया में और इराक में। हमने देखा ना अफगानिस्तान में क्या डेमोक्रेसी आई, लाखों लाख लोग मर गए। तो सवाल ये है कि अमेरिका का असली एजेंडा क्या है ईरान में, न्यूक्लियर वेपन या ईरान को गुलाम बनाना और अपनी सोच से मिलता हुआ कोई हुक्मरान बैठाना। ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामेनी ने एक ऐलान कर दिया है, कहा है सजा जारी रहेगी। ये है अगली खबर और बड़ी खबर। ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह अली खामेनी ने कहा है कि इसराइल को सजा मिल रही है और ये सजा जारी रहेगी। ये बयान उन्होंने अमेरिका के इसराइली हमलों में शामिल होने के बाद दिया है। ये कल से उनका पहला बयान है। खामेनी ने अपने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि ज़ायनी दुश्मन ने बड़ी गलती की है, बड़ा जुर्म किया है। इंग्लिश में लिखा है बड़ी गलती की है, बड़ा जुर्म किया है, उसे सज़ा मिलनी चाहिए और उसे सज़ा मिल रही है। उनकी पोस्ट के साथ एक जलती हुई खोपड़ी है। खोपड़ी को ज़रा देखिए, क्यूट लग रही है। इस खोपड़ी की तस्वीर बहुत से सवाल पैदा करती है। ये राज और रहस्यों से भरी खोपड़ी है। इसमें स्टार ऑफ डेविड बना था, जो इसराइल का नहीं, स्टार ऑफ डेविड उनके झंडे पे भी है। ये उनके लिए बड़ी अहमियत रखता है। और बैकग्राउंड में जलती हुई इमारतें नजर आ रही हैं। इसका सीधा मतलब ये निकाला जा सकता है कि ईरान की तरफ से अभी इसराइल पर भारी हमले हो सकते हैं, जिससे बहुत ज़्यादा तबाही मचने के इम्कान है। तभी सब कुछ जलता हुआ दिखाया गया है। एक बात और है कि कल शाम से आज सुबह 8 बजे तक ईरान की तरफ से इसराइल पर एक भी हमला नहीं किया गया। इससे माना जा रहा है कि ईरान किसी बड़े हमले की तैयारी कर रहा है। दोस्तों, ऑस्ट्रेलिया ने ईरान की न्यूक्लियर साइट्स पर अमेरिकी हमलों की हिमायत की है। ऑस्ट्रेलियन फॉरेन मिनिस्टर पेनी वोंग ने कहा, हम उन एक्शंस का सपोर्ट करते हैं जो ईरान को न्यूक्लियर हथियार बनाने से रोकें। और उन्होंने ये भी कहा कि ऑस्ट्रेलिया ये चाहता है कि हालात और न बिगड़ें। हम जंग नहीं बल्कि डी एस्केलेशन और डायलॉग चाहते हैं, बातचीत चाहते हैं। दुनिया और मिडिल ईस्ट वॉर नहीं झेल सकती, एक और जंग बर्दाश्त नहीं कर सकती, ये ऑस्ट्रेलिया का कहना है। ऑस्ट्रेलिया चाहे जितनी भी हिमायत कर ले, लेकिन अमेरिका के हमले ने उसके साथ साथ न्यूजीलैंड और पूरी दुनिया को जो है वो नुकसान पहुंचाना शुरू कर दिया। ये दूसरी खबर है इसी सिलसिले की। अमेरिका के ईरान पर हमलों के बाद ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के डॉलर गिर गए हैं। इकनॉमी थोड़ी सी शेक कर रही है। दुनिया भर के स्टॉक मार्केट्स भी नीचे चले आए हैं। देखने आए हैं कि ज़मीन पे हालात क्या है। अमेरिका के ईरान की न्यूक्लियर साइट्स पर एयर स्ट्राइक्स के फ़ौरन बाद दुनिया की फाइनेंशियल मार्केट में हलचल मच गई। बहुत सी मार्केट थोड़ी थोड़ी क्रैश हो गई। ऑस्ट्रेलियन डॉलर और न्यूजीलैंड का डॉलर दोनों की कीमत में गिरावट देखी गई, जबकि ग्लोबल स्टॉक मार्केट्स भी नीचे आए हैं। इन्वेस्टर्स अब जियोपॉलिटिक्स के खतरनाक मोड़ से सेफ एसेट्स की तरफ भाग रहे हैं, जैसे कि सोना, गोल्ड और यूएस ट्रेजरी बॉन्ड्स। सबको लगता है कि बहुत कुछ होने वाला है। अगर बाबल मंदब में वो एक्टिव हो गए, यमनी हुती और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ में ईरान ने अगर लंगर डाल दिया और रोक दिया सबको, तो दुनिया का मार्केट कहाँ जाकर नीचे जाएगा आपको अभी अंदाज़ा नहीं है। दोस्तों, फाइनेंशियल एनालिस्ट का कहना है कि अगर मिडिल ईस्ट में कॉन्फ्लिक्ट और बढ़ता है तो ग्लोबल ट्रेड और ऑयल प्राइसेस पर उसका डायरेक्ट असर पड़ेगा और इस वजह से करेंसी मार्केट्स और ज़्यादा अनस्टेबल या अस्थिर हो सकती है। तो दुआ कीजिए आप अपनी जेब के भी लिए। दोस्तों, हालात ठीक नहीं है। सिर्फ ईरान का जवाब तय करेगा कि दुनिया किस तरफ जाएगी। बढ़ते हैं आगे। ईरान पर अमेरिका और इसराइल के हमलों के बाद रशिया, चाइना और पाकिस्तान ने यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में एक ड्राफ्ट रेजोल्यूशन पेश किया है। इस ड्राफ्ट में दो बातें हैं। ईरान, पहली बात जो है वो ईरान के न्यूक्लियर इदारों पर हमले की मजम्मत सबने की है, कड़ी निंदा। कहा गया है कि ये इदारे IAEA के अंडर हैं और इन पर हमला दुनिया के अमन के लिए ख़तरा है। जो ईरान की न्यूक्लियर साइट्स पर उन पर हमला आपने कर दिया, ये दुनिया के लिए ख़तरा है। दूसरा पॉइंट जो इस रेजोल्यूशन में था तीनों मुल्कों के, कि फ़ौरन और बिना शर्त
जंग रोकी जाए यानी सीज़फायर किया जाए, ये मुतालबा किया गया और दोनों तरफ से बातचीत शुरू करने की अपील भी की गई। फिलहाल रेजोल्यूशन पर वोट नहीं हुआ, अगले हफ्ते तक वोट हो सकता है, लेकिन अमेरिका इसे वीटो कर सकता है। कमाल ये भी है कि रशिया, चाइना और पाकिस्तान की तरफ से पेश किए गए इस रेजोल्यूशन में, इस टेक्स्ट में अमेरिका का नाम नहीं लिया गया था, लेकिन इससे ये वाज़ेह है कि तनकीदी निशाना किस पर है। लेकिन अमेरिका का नाम लेने से बचने का सबब समझ नहीं आता कि जब आप रेजोल्यूशन जिसके हमले के खिलाफ पेश कर रहे हो उसका नाम क्यों नहीं लिख रहे हो, क्या डर है भाई। अब बात यमन की। यमन ने अमेरिका और इसराइल के खिलाफ जंग का ऐलान कर दिया है। यमन ने दुश्मनी का खुला ऐलान करते हुए कहा है कि वो अमेरिका और इसराइल के खिलाफ जंग में दाखिल हो गया है और हुथीस ने दोनों मुल्कों के जहाज़ों को रेड सी से दूर रहने की धमकी दी है। अभी तो फिलहाल ये दो ममालिक के लिए वार्निंग है, आगे क्या होगा नहीं पता। यमनी आर्म फोर्सेस, जो यमन का जो हिस्सा हुथीस के कंट्रोल वाला है, पूरे यमन पे उनकी हुकूमत नहीं है, यमनी आर्म फोर्सेस वहीं काम करती हैं हुथीस वाले इलाके में। तो यमनी आर्म फोर्सेस के स्पोक्स पर्सन ब्रिगेडियर जनरल याहिया सारी ने एक शॉर्ट पोस्ट में कहा कि यमन विल ऑफिशियली एंटर द वॉर, यानी जंग में दाखिल हो जाएगा। अपने शिप्स को हमारी समुद्री हुदूद से दूर रखें, यह भी याहिया सारी ने कहा है अमेरिका और इसराइल से। यह ऐलान उस वक्त आया है जब अमेरिका ने इसराइल के साथ मिलकर ईरान के न्यूक्लियर इदारों पर हमला किया, जो कि इंटरनेशनल लॉ और यूएन चार्टर की खुली खिलाफ वर्जी है। चलिए अब कुछ रैंडम खबरें देख लेते हैं। आज सुबह इसराइल में सायरन बजने लगे शहर के वक्त और मिसाइल आई, ईरान ने फिर हमला किया, ये होने लगा। सिर्फ एक मिसाइल आई थी, तो मैंने कहा कि एक मिसाइल दागना तो ईरान का स्टाइल नहीं है। थोड़ी देर सब्र किया, फिर उसके बाद ये पता चला ये मिसाइल यमन की तरफ से दागी गई थी। इसराइली मीडिया बहुत देर तक, घंटों तक इसे ईरानी मिसाइल कहता रहा। फिलहाल उस मिसाइल को इंटरसेप्ट करने का दावा किया गया है इसराइल की तरफ से। यमन की तरफ से उससे टारगेट अचीव करने का कहा है कि जहां दागी थी वहीं जाके पट से लगी है। खैर, इसका दावा सही है पता नहीं है। इस बीच ईरान के फॉरेन मिनिस्टर अब्बास अरागची मॉस्को पहुंच गए हैं, रूस। हमने कल ही आपको बताया था कि वो व्लादिमीर पुतिन से मुलाकात करने जा रहे हैं। आज उनकी रशियन ऑफिशियल से मुलाकात होगी, अहम होगी। सोचिए, कल ही अमेरिका के B-2 बॉम्बर्स उधर बॉम्ब गिराते हैं, इधर अब्बास अरागची तुर्की में OIC की मीटिंग से फिर रूस पहुंच जाते हैं और वहां उनकी मुलाकात भी सीधे व्लादिमीर पुतिन से होने के लिए शेड्यूल्ड है। ऐसा बहुत कम होता है कि किसी मुल्क के फॉरेन मिनिस्टर की किसी मुल्क के प्रेसिडेंट से मुलाकात हो। अब्बास अरागची का इस वक्त रूस जाना, इट मीन्स यूँ समझ लीजिए कि पेजेश्कियान का रूस जाना है। अब वो ईरान को रिप्रेजेंट कर रहे हैं वहाँ पर और वो सीधी बात करेंगे पुतिन से, बताएंगे भी क्या हुआ है, हालात क्या हैं। और ये बड़ी बताया जा रहा है कि बड़ी अहम बात होने वाली है रूस और ईरान के दरमियान। तो हम इस पर नज़र बनाए रखेंगे। बहुत ही स्ट्रेटजिक टाइज हैं दोनों के बीच, ये याद रखिएगा हमेशा। रूस के जो UN एनवॉय हैं, यूनाइटेड नेशंस में जो हर मुल्क का एक एनवॉय होता है, रूस का भी है। उसमें रूस के एनवॉय ने UN में कहा है कि अमेरिका ने पेंडोरा बॉक्स खोल दिया, यूँ समझिए भानुमती का पिटारा खोल दिया है। अब इसमें से क्या क्या निकलेगा हम नहीं जानते हैं। कहा है कि जो ईरान के ऊपर हमला किया है, अभी ये समझ लीजिए उसके कैटास्ट्रोफिक कॉन्सिक्वेंसेस आने बाकी हैं। अभी उसके ऐसी रिटेलिएशन, ऐसे जवाब आएंगे कि हो सकता है कि कुछ और बड़ी हलचल पूरे मिडिल में ईस्ट में हो जाए। अमेरिका को ऐसा करने से बचना चाहिए था। अल मायदीन की हेडलाइन है कि इसराइली मीडिया में डिस्कशंस चल रही हैं। वहाँ जो पैनल में एनालिस्ट बैठ रहे हैं वो ये कह रहे हैं कि अमेरिका और इसराइल की स्ट्राइक्स ने वो जो जंग चल रही है उसे ख़त्म करने में वो हमले नाकाम रहे हैं। अमेरिका ने स्ट्राइक कर ली, ईरान ने कर ली, लेकिन जंग ख़त्म नहीं हुई है। ईरान अब भी एक बड़ा ख़तरा है और आगे और बड़ा ख़तरा बनेगा। और जबकि इसराइल के जो लीडर्स हैं वो एक लंबी जंग और मिसाइलों का जवाब देने से घबरा रहे हैं। ये इसराइली मीडिया में इस वक्त खबरें चल रही हैं। गज़ा में फिर से दर्जनों लोगों का कत्ल किया गया है 8 सेंटर्स के करीब और शेल्टर्स में उनके, और उन पर बम और गोलियां बरसाई गई हैं। ये अल मायदीन की हेडलाइन है। गज़ा से बस ज़्यादातर खबरें 8 सेंटर्स पर कत्ल की और टेंट्स पर आ रही हैं, जबकि बहुत सी खबरें अभी रुकी पड़ी हैं। रफ़ा में भी हुआ है, खान यूनिस में हुआ है, सेंट्रल गज़ा में हुआ है, बहुत सी जगह। इसराइल के जुल्म सितम वेस्ट बैंक में भी जारी हैं। इसराइली फोर्सेस स्टॉर्म वेस्ट बैंक टाउन, शट डाउन क्रिश्चियन साइट्स। हाँ, एक और बड़ी बात है कि क्रिश्चियंस जो साइट्स हैं उनको भी बंद कर दिया,
उन पर भी ताले लटका दिए, और ईसाइयों की जो थी, बाकी वेस्ट बैंक के टाउन्स में बहुत सी जगह मार्केट्स, घर इन्होंने बंद करवा दिए। इनके बुलडोज़र अभी IDF के चल रहे हैं और फ़लस्तीनियों के घरों को लगातार गिरा रहे हैं। कल एक चर्च में सीरिया में एक खुदकुश धमाका हुआ है जिसमें कई लोग मारे गए, ज़ख्मी हुए। इसका इल्ज़ाम ISIS जैसी दहशतगर्द तंजीम पर लगा है, और जो लेबनान का हिजबुल्लाह मूवमेंट है, रेजिस्टेंस मूवमेंट, उसने भी इसकी जो है मजम्मत की है और कहा है कि ये एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है और जो दीन के नाम पर, धर्म के नाम पर ये सब कर रही है, जबकि इनका वास्ता इस्लाम के प्रिंसिपल से है नहीं, और ये अमेरिका और इसराइल के एजेंट्स हैं, ये हिजबुल्लाह का इल्ज़ाम है। तो फ़िलहाल बहुत सी चीज़ें जो हैं अभी दुनिया में चल रही हैं, मिडिल ईस्ट में इस वक्त बड़ी उथल पुथल है। हम भी नज़र बना कर रखें, आप भी रखिए। इतनी ख़बरें पढ़ने में, सिर्फ इन्हें नहीं, जब एक शो तैयार होता है तो 40 ख़बरें पढ़ते हैं तो 15 जाकर सिलेक्ट होती हैं। 15 अखबारों को पढ़ने में कितना टाइम लगता है। बहुत से लोग कहते हैं वीडियो देर में लाते हो, मैं उनसे पूछ रहा हूँ, आप मुझे एक बुलेटिन तैयार करके दीजिएगा ना, एक दिन में भी हम तो 2 घंटे में कर लेते हैं, हमारा पेशा है। आप एक दिन में कर लीजिएगा तो आपको पता चलेगा। इसलिए पढ़ने में मैं आपको इतनी खबरें एक साथ एक जगह देता हूँ, फैक्ट के साथ, देर लगती है, थोड़ा सब्र किया कीजिए। मैं आपको बता रहा हूँ वजह देर की, फिर भी मैं माजरत चाहता हूँ, लेकिन फिर भी थोड़ा सा सब्र, पेशेंस दिखाइए, ताकि आप तक ट्रू फिल्टर्ड खबरें बिल्कुल आनी चाहिए, कोई भी उनमें मिलावट नहीं होनी चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया। सलामत रहिए, खुश रहिए।